बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 का पार्ट 1 करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला लेसन है 29 कम्युनिकेशन एट फिजिकल लेयर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई गई है, इसका हमारे इस लेक्चर से कोई लिंक नहीं है। इसको हम अपने फाइनल के अंदर बहुत डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट MCQs है कि डेटा कितनी फॉर्म्स ले सकता है। डेटा सिग्नल हमेशा दो तरह की फॉर्म लेता है, डिजिटल एंड एनालॉग। तो ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब डिजिटल डेटा क्या होता है? डिजिटल डेटा एक ऐसा डेटा होता है जिसको हम प्रिसाइज न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, और ये प्रिसाइज न्यूमेरिकल फॉर्म अक्सर हमारी बाइनरी सिस्टम होता है, वेयर डेटा इज स्टोर्ड एज अ ग्रुप 0 and 1। और स्टूडेंट, बाइनरी फॉर्म के अंदर हमारा जो डेटा स्टोर होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में होता है। डिजिटल ट्रांसमिशन को या फिर डिजिटल प्रेजेंटेशन को हम डिफरेंट पीस ऑफ डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई है नंबर के लिए वो बिट है। ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है CS 101 में भी। डिजिटल डेटा, जो हमारा डिजिटल डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, उसे चेंज करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। हम उसे ईजीली प्रोसेस कर सकते हैं, उसे सेंड कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक। और इसके साथ साथ नॉइज रिग्रेशन आर लेस लाइकली टू हैपन ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। तो स्टूडेंट, नॉइज़ की वजह से जो हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है या फिर हमारी जो बहुत ज़्यादा सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, वो डिजिटल डेटा के अंदर बहुत कम होता है। सो इट कैन बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन। तो यही वजह है कि हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब आपने इस टर्म को याद रखना है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है या ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म स्टोरेज रखनी हो तो वो हमारा है डिजिटल डेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनालॉग डेटा। एनालॉग डेटा यूज कॉन्स्टेंट सिग्नल टू शो इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टेंट सिग्नल को शो करता है डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए विदाउट अ सर्टन टाइम फ्रेम। और इसके अंदर जो टाइम फ्रेम होता है वो सर्टन नहीं होता। दीज सिग्नल्स कैन अ लॉट ऑफ डिफरेंट मीनिंग। और यही वजह है, जब उसका सर्टन टाइम फ्रेम ही नहीं है तो इस डेटा के डिफरेंट मीनिंग्स भी हो सकते हैं, जैसे नेचुरल साउंड होती है या फिर ह्यूमन साउंड होती है, टेम्परेचर होता है, और इसी तरह की डिफरेंट एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। स्टूडेंट, आपने इस बात को याद रखना है, ये जो आपकी डिजिटल वॉच होती है जिसके ऊपर डिजिट्स आ रहे होते हैं, वो आपका डिजिटल डेटा है। और एनालॉग डेटा क्या है? अगर आप के साथ एक्सपीरियंस हो, आपने अपने घर में क्लॉक देखा होगा, वॉल क्लॉक, उसमें सुइयाँ होती हैं 3। तो स्टूडेंट, ये जो क्लॉक है ये हमारा कौन सा क्लॉक है? एनालॉग डेटा है। अब हमारे पास है एन एनालॉग सिग्नल इज डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल डेटा। ये डिफरेंट है, और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इट इज़ कंसिस्टेंट एंड could have any value within a range। ये कंसिस्टेंट होता है और इसकी कोई भी सर्टन वैल्यू हो सकती है एक सर्टन रेंज के अंदर। और इसके अंदर आ क्या जाता है, जैसे वीडियो सिग्नल, ऑडियो सिग्नल। और इसी तरह स्टूडेंट, ये एनालॉग सिग्नल आर यूज्ड व्हेन इंफॉर्मेशन दे कैरी चेंज स्मूथ एंड कंसिस्टेंटली। और ये तब यूज़ होते हैं जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी स्टोर करनी हो जिसके जो चेंजेस हैं वो बहुत स्मूथ और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो। ड्यूरिंग ट्रांसफ़र एंड कन्वर्जन जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी जो नॉइस होती है और रिग्रेशंस होती हैं वो अक्कर हो सकती हैं एनालॉग डेटा के साथ। इन टॉपिक्स के अंदर यही आपका डिफरेंस है कि नॉइस एंड रिग्रेजुएशन होती है एनालॉग के अंदर और डिजिटल के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती है। अब हमने डेटा को तो पढ़ लिया, अब सिग्नल क्या होता है? हमने जस्ट डेटा की जगह पर क्या लगा देना है? सिग्नल। सेम चीज़ है, अ कंटिन्यूअस स्मूथ वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म, आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से वेव फॉर्म को एनालाइज किया है, आगे हम डायग्राम में भी देखेंगे। डेट यूज ऑफ फिनाइट रेंज ऑफ वैल्यूज टू डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ये डेफिनेशंस आपके पेपर में नहीं आती, लेकिन इसी तरह के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो MCQs में आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका डिजिटल सिग्नल है। ये एक ऐसा आउटपुट होती है जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, और यूजुअली हम इन्हें 0 और 1 से यूज़ करते हैं। और आजकल के जो कंप्यूटर हैं वो डिजिटल सिग्नल को अलाउ करते हैं। तो ये रही स्टूडेंट इसकी डायग्राम। हमारी जो एनालॉग सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह से वेव बनी होती है, जबकि हमारा जो डिजिटल सिग्नल होता है वो बहुत डिस्क्रीट और बहुत मैनेजेबल
बिट्स में या फिर पार्ट्स में या फिर पीसेस में ट्रैवल करता है। हमारा टॉपिक 31 है। यहाँ पर हमने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल पढ़ना है। याद रखें, हमने ऊपर 2 फॉर्म्स पढ़ी। हमने पहली फॉर्म पढ़ी थी डिजिटल एंड दूसरी पढ़ी थी हमने एनालॉग। अब हम एनालॉग को फर्दर पढ़ रहे हैं। एनालॉग के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक पीरियोडिक होता है और दूसरा नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होता है। पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स एक ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो एक ख़ास पैटर्न में, एक ख़ास टाइम फ्रेम में डिफाइंड होते हैं और ख़ुद को वो रिपीट कर रहे होते हैं। दे डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। आपकी कॉलेज स्कूल में जब कहा जाता है कि आपका फ़लाँ पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो इसका मकसद क्या होता है कि एक मखसूस दुरानिया, एक मखसूस वक्त, एक मखसूस टाइम फ्रेम। तो आपने याद रखना है पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, वो रिकरिंग करता है अपने पैटर्न को एक मखसूस वक्त के अंदर, विच अलाउ, जो हमें अलाउज करता है इजी एनालिसिस को, और हमारी जो डेटा सिग्नल की फील्ड होती है उसकी प्रोसेसिंग को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो ये देखें स्टूडेंट, ये एक जैसा लग रहा है। आप इस बात को भी मेक श्योर करिए कि आपका जो एक सिग्नल होता है, ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्रस्ट और एक ट्रफ आपका एक साइकिल होता है। तो आपका यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ने भी इसको ड्रॉ किया है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक आपका एक साइकिल है। नेक्स्ट देखें, सेम उसी बिहेवियर को उसने फॉलो किया है, तो ये आपका सेकंड साइकिल हो गया एंड सेम एज इट इज़ नेक्स्ट मूव कर गया है। पीरियोडिक सिग्नल की बहुत अच्छी एग्जांपल है एक सादा साइन वेव। तो ये एमसीक्यूज भी आपका आता है कि सिंपल एनालॉग सिग्नल को हम किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं, हम साइन वेव के थ्रू इसे विजुलाइज कर सकते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और रिथमिक मोशन और रेगुलर इंटरवल्स प्रोवाइड करती है। साइन वेव को ज़्यादातर हम नेचर में यूज़ करते हैं, जैसे हमारी साउंड वेव्स हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट्स हो जाते हैं, इस तरह की जो वेव्स होती हैं वो हमारी साइन वेव्स होती हैं। साइन वेव को आपने अपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है और अपनी फिजिक्स में भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद है कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। अ कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल इज कम्प्लेक्स। ये सिग्नल हमारा थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर भी एक एमसीक्यूज बन गया कि हमारा पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल में ऐसा कौन सा सिग्नल है जो कम्प्लेक्स होता है, तो वो आपका कंपोजिट सिग्नल होता है, कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल साइन वेव, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा साइन वेव्स आ जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती है और एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट होता है, और इन वेव्स को हम कंबाइन करते हैं किसको ट्रंकेट करने के लिए, डिफरेंट वेव फॉर्म्स को, डिफरेंट तरह के कम्प्लेक्स रियल वर्ड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि हमारा म्यूज़िक होता है, जैसे आपका स्पीच होता है। तो स्टूडेंट इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब आप कभी अपने फ़ोन पर वॉइस रिकॉर्डर ऑन करते हैं, वो जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं डिफरेंट पिच पर आप बोल रहे होते हैं और जो डायग्राम से बन रही होती है आपके फ़ोन के अंदर, वो आपकी कंपोजिट पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। प्रोफेशनल्स यूज दिस ब्रेक डाउन मैथड इन द फील्ड लाइक कम्युनिकेशन एंड ऑडियो इंजीनियरिंग फॉर इफेक्टिव एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन ब्रेक डाउन्स मेथड को यूज़ करते हैं ताकि वो बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी को पहुंचा सकें। जब आप थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, जैसे नॉइज़ रिमूव करते हैं, जैसे आप उसे कंप्रेस करते हैं, तो आपका एक मैनेजेबल सा सिग्नल बन जाता है। इसी तरह ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है सिग्नल विद हाई पीक एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, हाई है। ये देखें, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है ये आपका हाई पीक पॉइंट है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये जो आपकी ऊपर जो जा रहा है क्रस्ट बहुत ही कम है, तो इस वजह से ये हमारा लो पीक एम्पलीट्यूड है। नेक्स्ट हमारा 32 है फ्रीक्वेंसी। ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्टूडेंट्स आप इसे 5वीं 6वीं में पढ़ के आ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल, और साइकिल क्या है मैं ऊपर आपको दिखा के आ चुकी हूँ। ये जो इतनी चीज़ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये एक साइकिल है। डेट अ वेव कंप्लीट, जो भी वेव होती है कंप्लीट करती है विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक ख़ास टाइम के अंदर। और हम फ्रीक्वेंसी को किसके अंदर मेजर कर सकते हैं, हर्ट्ज के अंदर। ये डिटरमाइंस करती है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे पिच हो गई, जिस तरह कलर हो गया, या फिर हमारी लाइट वेव होती है। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इसको आप माइंड में रखिए कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ
इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि ये टाइम का रेसिप्रोकल होती है। और इसी तरह टाइम किसका रेसिप्रोकल होता है, वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो f रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसमें मेजर की जाती है, हर्ट्ज के अंदर। टी जो हमारा टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट ये वाला जो टेबल है आप इसे अच्छी तरीके से देख लें, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास जो आपका कैलकुलेटर होता है उसके अंदर भी ये चीज़ें दी होती हैं, और आपकी जो कंप्यूटर के अंदर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल किया जाता है उसके अंदर भी तमाम चीज़ें मैंशनड होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइन वेव फ्रीक्वेंसी 2। तो हम साइन वेव को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पर द पावर वी यूज़ एट होम हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। ये जो पावर हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 60 हर्ट्ज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने माइंड में रखना है। ये यहाँ पर है द पीरियड ऑफ दिस साइन वेव कैन बी डिटरमाइन। हम इस पीरियड को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, तो मैंने बोला था ना कि टाइम पीरियड इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो हम क्या करेंगे, टी को साइड पे रखेंगे और 1/60 के साथ हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये रहा आपका आंसर, और ये फ्री के 3 नंबर हैं। ये आप तकरीबन तमाम स्टूडेंट से पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है, और एमसीक्यूज भी आपका ये बनकर आता है। इसी तरह आपको वैल्यू दे दी जाती है, यही वाली लाइन अक्सर आपको उठा के दे दी जाती है और आपने करेक्ट आंसर मार्क करना होता है। अब फेज शिफ्ट, तो आज के लेक्चर में मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रही हूँ। फेज हमें ये बताता है कि लहर यानी कि हमारी जो वेव है वो वक्त के 0 पॉइंट और कहाँ पर शुरू हो रही है। मतलब ये देखें, यहाँ पर आपको इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फेज और फेज शिफ्ट रेफर द पोजीशन ऑफ पॉइंट। किसको रेफर करती है, पोजीशन ऑफ पॉइंट को। किस पर, एक वेव फॉर्म पर इन अ रिलेशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट। स्टूडेंट किस तरह से, मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेव है, इस तरह से आपके पास एक वेव फॉर्म है। अब आपके फेज शिफ्ट ने एक ख़ास पोजीशन ऑफ पॉइंट, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये आपकी ख़ास पोजीशन ऑफ पॉइंट है, और इसका कोई रेफरेंस लेकर, मे बी रेफरेंस ये हो, मे बी रेफरेंस पॉइंट ये हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है या फिर यहाँ तक की जो ऑब्जर्वेशन है, ये हमारी एक फेज़ है या फिर फेज़ शिफ्ट है। रेफरेंस पॉइंट आपका ये भी हो सकता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ऑब्जर्वेशन है ये भी आपकी एक फेज़ है। तो आपने याद रखना है, सिंपल जब हम सिग्नल की बात कर रहे थे ना वेव फॉर्म की, तो वो हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते थे। हम बेसिकली तो हम उसको 0 से स्टार्ट कर रहे होते थे, लेकिन यहाँ पर जो आपकी फेज़ की बात आ जाती है, एक स्पेसिफिक पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, आगे आपके पास है इन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन इट हेल्प टू सिंक्रोनाइज। तो ये वाला जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सिंक्रोनाइजेशन और अलाइनमेंट के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो ये आपको पता है कि 360 डिग्री आपके पास 2 रेडियन के बराबर होता है। इस तरह अगर हमने 1 डिग्री मालूम करना हो तो हम 2 को डिवाइड कर देते हैं 260 के साथ। तो ये देखें, यहाँ पर आपको 0, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है और ये कुछ इस तरह से अपवर्ड मूव किया, फिर डाउनवर्ड आया और ये आपकी 0 डिग्री है। इसी तरह स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर क्या किया है, 1/4 ऑफ टाइम। तो हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से इसे स्टार्ट किया है। तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री बना रहा है, 90 की डिग्री बना रहा है। ये देखें, ये वाला जो था ये आपके पास 360 था या 0 था, और यहाँ से अगर आप इसको मेजर करें ये वाली चीज़, तो आपको पता है ना जो बिल्कुल सीधा होता है 90 का एंगल हमारा बनाता है, ये परपेंडिकुलर है इसके। ये चीज़ें आपके पेपर में तो खैर इतनी नहीं आती, लेकिन आप इनको समझ ज़रूर लें। ये देखें, यहाँ पर आपकी जो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा था, और अगर आप यहाँ पर आकर देखिए तो ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपका नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ के अंदर हम प्रोमोगेशन स्पीड पढ़ते हैं किसी भी मीडियम के अंदर। तो जो हमारी वेवलेंथ है वो एक अदर करेक्टरिस्टिक है हमारी ट्रांसमिशन मीडियम की, जब हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा होता है। तो वेव, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। वेवलेंथ बिंड्स द पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल साइन वेव टू प्रोमोगेट स्पीड ऑफ मीडियम। क्या करता है, पीरियड और
फ्रीक्वेंसी को एक सिंपल साइन वेव के साथ बिंड करता है जब वो प्रोमोगेट कर रही हो डिफरेंट स्पीड के साथ डिफरेंट मीडियम के लिए। और स्टूडेंट इसका जो हमारे पास फार्मूला है उसे हम लैम्डा के साथ शो करते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाय एफ, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये उसी चीज़ की आपके पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, फार्मूले को एक्सप्लेन कर दिया गया है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स। टाइम डोमेन हमें वेव फॉर्म में दिखाई जाती है। इसके अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारी जो वेव है वो वक्त के साथ कैसे तब्दील हो रही है। क्या हम डिस्कस करते हैं कि हमारी वेव किस तरह से तब्दील हो रही है, जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एक छोटा सा ग्राफ होता है जो सिर्फ ये बताता है कि इस लहर में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं और उनकी पावर कितनी है। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं। साइन वेव इज अ कम्प्रहेंसिवली डिवाइड एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। हमने साइन वेव के अंदर इन 3 चीज़ों को डिफाइन किया था। एमसीक्यूज है आपका। इसके बाद है आपका कि शोइंग अ साइन वेव बाय यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड अ टाइम डोमेन प्लॉट। ये आपने माइंड में रखना है कि साइन वेव जिसके अंदर हम यूज करते हैं व्हाट, क्या वाली जो सिचुएशन होती है वो प्लॉट करती है, वो आपका टाइम डोमेन प्लॉट होता है। टाइम डोमेन प्लॉट शो चेंजेस इन सिग्नल एम्पलीट्यूड। सिग्नल एम्पलीट्यूड में चेंजेस को दिखाती है विद रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट से, इसकी एम्पलीट्यूड किस तरह से वेरी कर रहा है टाइम के साथ। तो ये मैंने आपको ऊपर भी डिफाइन करवा दी थी। बेतहाशा एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जाती है। फेज इज नॉट एक्सप्लिसिटली शोन ऑन अ टाइम डोमेन प्लॉट। टाइम डोमेन प्लॉट में हमारी जो फेज होती है वो शो नहीं होती। क्यों शो नहीं होती? क्योंकि हम तो बात ही व्हाट की कर रहे हैं। जहाँ पर हम हाउ की बात करेंगे वहाँ पर हमारी फेज शो होगी। तो ये देखें, सिर्फ हमने एक सवाल, जिस तरह हम सवाल करते हैं ना, उसी तरह से हमारी टाइम डोमेन काम करती है, और जिस तरह हम जवाब देते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है। तो कुछ इस तरह से ये आपकी प्रेजेंट की जाती है। स्टूडेंट, आपने म्यूज़िकल प्लेयर्स देखे होंगे, जैसे आपकी सॉन्ग्स होते हैं, कुछ ऑडियो सॉन्ग्स, तो उनमें जो लहरें गिर रही होती हैं, कभी उठ रही होती हैं, वो आपकी होती है टाइम डोमेन। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो इक्विलाइज़र बन जाते हैं। तो इक्विलाइज़र की फॉर्म में जो सिग्नल्स होते हैं उनको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन कहते हैं। तो ये देखें, आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ इस तरह से कोई लहर ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है। ये जो आपके लिरिक्स वाले सॉन्ग होते हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है। तो ये आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। कुछ इस तरह से इसे हम प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन इज मोर कम्पैक्ट एंड यूज़फुल। बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट और यूज़फुल होती है क्योंकि इसके अंदर हम एक से ज़्यादा साइन वेव्स को डील कर रहे होते हैं। और ये जो ऊपर एग्जांपल्स दी गई हैं उसके अंदर डिफरेंट एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को दिखाया गया है। ऑल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 स्पार्क्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। सबको हम किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 स्पार्क फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ। ये रहा, कुछ इस तरह से आपकी वेव्स होती हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये ज़रूर करना है, आपने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके इसको एनालाइज करना है। जब आप सिंपली रिकॉर्डर ऑन करेंगे ना तो कुछ इस तरह की वेव होगी। आप वहाँ पर जो ऑप्शन दिया होता है ना फ्रीक्वेंसी, तो उस पर जब आप जाते हैं तो कुछ इस तरह से ऊंचे और नीचे कुछ बार्स शो होते हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास है कंपोजिट सिग्नल की आपको यहाँ पर डिफाइंस बताई गई हैं। ये हम ऊपर भी डिस्कस करके आ चुके हैं। सिंगल साइन वेव कैन ओनली कैरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जो सिंगल साइन वेव है उसके अंदर लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन होती है, जबकि कंपोजिट सिग्नल इज मेड अप ऑफ मल्टीपल। इसके अंदर मल्टीपल साइन वेव्स आ सकती हैं जो पीरियोडिक भी हो सकती हैं और नॉन पीरियोडिक भी हो सकती हैं। तो पहले हम जो बात कर रहे थे तो वो तो सिर्फ इतनी सी वेव होती थी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वेव यहाँ पर स्टार्ट हुई है ऐसे, यहाँ पर इसकी मल्टीपल वेव्स शामिल हो गई हैं। ठीक है, देखें तो हम एक यहाँ पर सिग्नल पूरा हुआ, एक यहाँ पर, तो एक वेव के अंदर 3 वेव्स आ गई हैं। तो इस वजह से आपका ये कंपोजिट सिग्नल हो चुका है। ये देखें, कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस एम्पलीट्यूड को हमने किस तरह से बनाया है, हमने इक्वल इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है और हर इक्वल इंटरवल के लिए हमने एक बड़ी वेव फॉर्म बना दी। अगर हम इसको गिने 1 2 3 4 5 को हमने लेकर क्या किया, एक
एक साइन वेव बनाई, ठीक है, और इस एक साइन वेव को हमने जब और छोटा किया तो हमने एक पार्ट बना दिया या एक फेज बना दिया या फिर हमने क्रस्ट बना दिया। इसी तरह अब नीचे से भी हम गिने तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए हमने एक पूरी साइन वेव बनाई और इस पूरी को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमने एक साइन वेव क्रिएट कर दी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी और ये तो सिंपल सा है जैसे आप इसको देख रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, आपकी चैप्टर 7 तक ये टॉपिक आपका चलता रहेगा। इनफैक्ट आपके फाइनल टर्म के तमाम सिलेबस के अंदर बार बार ये आता रहेगा, तो आपने इसे ध्यान से समझना है। बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी की वो रेंज होती है जो एक नेटवर्क या तार फ्राहम करती है। सिंपल गुंजाइश, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो एक गाड़ी के अंदर कितनी सीट्स होती हैं? 4 लोगों की सीट्स होती हैं, मे बी 2 लोगों की सीट्स हो, तो उस गाड़ी की बैंडविड्थ कितनी है? 3। सिंपल। इसी तरह अगर हम तार की बात करें, अपनी कम्युनिकेशन की टर्म में बात करें, तो एक तार पर कितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो उस तार की बैंडविड्थ है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन चैनल और नेटवर्क बैंडविड्थ इन इज इट्स फ्रीक्वेंसी रेंज। उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। हायर और लोअर फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये डिफरेंस होता है जो कि कंटिन्यूस बैंड में होता है और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर। रेडियो इन रेडियो ट्रांसमिशन अ चैनल बैंडविड्थ डिटरमाइन इन फ्रीक्वेंसी रेंज। इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये आपका एमसीक्यूज कि आपकी जो क्विजेस आते हैं, क्या कहते हैं उनको, असेसमेंट्स कहते हैं, वहाँ पर भी आता है, आपके क्विजेस में भी आता है, ग्रेडेड क्विजेस में भी आता है और इसके साथ साथ आपके फाइनल और मिड में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट आपने इसे अच्छी तरीके से करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए आपके जो एलएमएस की क्विजेस हैं उनकी वीडियो बना दूँ ताकि आप तमाम एमसीक्यूज को एक ही वीडियो में कवर कर सकें। तो इन सिग्नल प्रोसेसिंग अ वाइड बैंडविड्थ ट्रांसमिट मोर डेटा बट यूज़ मोर रिसोर्सेज। जबकि सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर डेटा तो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है लेकिन मोर रिसोर्सेज को ये यूज़ कर रहा होता है। अंडरस्टैंडिंग बैंडविड्थ इज़ क्रूशल। ये क्रूशल है, क्यों क्रूशल है? ताकि हम ऑप्टिमाइजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम को इंश्योर कर सकें और ये देख सकें कि चैनल या फिर नेटवर्क किस तरह से हमारी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसीज को डील करता है या फिर हैंडल करता है। बैंडविड्थ कैन बी इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। तो 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कौन कौन से? बैंडविड्थ इन हर्ट्ज एंड बैंडविड्थ इन बिट पर सेकेंड। बैंडविड्थ ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल, यहाँ पर हम कंपोजिट सिग्नल की बात करें, ऊपर हमने सिंपल की बात की है, तो ये देखें कुछ इस तरह से आप इसकी बैंडविड्थ को देख सकते हैं। अगर आप इन्हें गिनना भी चाहें तो ये देखें, ये जो आपके पास बैंडविड्थ है ये आपके पास 1000 की है और ये आपके पास है 500 की। बैंडविड्थ ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, हम इसको फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? जिस तरह हमने ऊपर ही पढ़ा था ना कि लोअर और हायर फ्रीक्वेंसी में इसका डिफरेंस होता है, तो किस तरह FH यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर। और याद रखें जब हम माइनस कर रहे होते हैं ना तो हम हमेशा बड़े से छोटे को माइनस कर रहे होते हैं। तो जब हम 5000 में से 1000 को निकालेंगे हमारे पास बैंडविड्थ क्या आएगी? 4000 आएगी। तो ये आपका लॉन्ग में आता है। आपको इसी तरह की 2 फ्रीक्वेंसीज दे दी जाती हैं, इनफैक्ट आपको डायग्राम भी दे दी जाती है या फिर आपको वैसे ही कह दिया जाएगा कि हायर फ्रीक्वेंसी ये है, लोअर फ्रीक्वेंसी ये है, आप इसकी बैंडविड्थ को फाइंड आउट करें। तो आपने सिंपली हायर में से लोअर को माइनस कर देना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपकी एक बैंडविड्थ बन जाएगी जो कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल को प्रेजेंट कर रही होगी। लेसन 39 है आपके पास डिजिटल सिग्नल 1, यानी कि डिजिटल सिग्नल के ऊपर तो हमने थोड़ा सा इंट्रो देखा था, यहाँ पर हम तफसील पढ़ने जा रहे हैं। जिस तरह हमने इसकी प्रेजेंटेशन पढ़ी थी कि आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो एनालॉग डेटा को प्रेजेंट कर रहा होता है और इसने इसी तरह जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है डिजिटल सिग्नल में वो डिजिट्स की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर आपको मिसाल दी गई कि 1 कैन बी इनकोडेड एज अ पॉजिटिव वोल्टेज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। 1 को आप पॉजिटिव वोल्टेज कहते हैं और 0 को आप 0 वोल्टेज कहते हैं या फिर नेगेटिव वोल्टेज कहते हैं। और आपकी जो डिजिटल सिग्नल है उसके मोर देन 2 लेवल्स भी हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से डिजिटल सिग्नल में प्रेजेंट कर सकते हैं? हम 0 और 1 की फॉर्म में भी कर सकते हैं और एक सिग्नल को हम डिफरेंट लेवल्स में भी कर सकते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए इसको याद रख लें, 2 तरह से हम इसको
प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट आपको जैसे दिखाया गया है, ऊपर जो आपका हाई पॉइंट है ना उसको हम 1 कहते हैं, और जो आपका लो पॉइंट होता है उसको आप 0 कहते हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो आपका जो नीचे वाला पॉइंट है वो लेवल 1 होता है, और जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो लेवल 2 होता है। इन जनरल इफ सिग्नल हैज़ L लेवल्स, अगर आपके जो सिग्नल्स हैं वो L लेवल्स हैं, ईच लेवल नीड log 2L बिट्स, तो हर लेवल को log 2L बिट्स की ज़रूरत होती है। सो वी कैन सेंड log 2 इज इक्वल्स टू 1। आपको पता है ना स्टूडेंट, ये आपने 9th में पढ़ा था कि जब हम दो सेम नंबर्स का log लेते हैं, जैसे log 2 का अगर हम ले log तो हमारे पास 1 के बराबर आता है। सिर्फ यहाँ पर 2 नहीं बल्कि कोई भी नंबर हो सकता है, मे बी यहाँ पर 100 और 100 होता फिर भी आंसर 1 ही आना था। तो ये भी आप कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व कर सकती हैं। यहाँ पर आपको दिखा भी दिया गया है। ये जो आपके पास डायग्राम है इसके अंदर 4 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 4। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इसकी 0 और 1 की फॉर्म में देखें तो आपके पास जो पहली वेव है वो किस तरह से आपके है, ये देखें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों पर ये 1 पर लाई कर रही है, यानी कि ये लेवल हाई है, आपका हाई पर लाई कर रही है, इस वजह से हमने इसे 1 ही कंसीडर किया। अगर हम इसके एंड पॉइंट को देखें तो स्टूडेंट ये आपका 1 है, लेकिन जैसे ही हम नीचे देखते हैं तो ये आपका 0 है। इसी तरह जब आप यहाँ पर आएँ स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं देखना कि ये चीज़ें नीचे जा रही हैं, आपने हर बार उसको एक नए तर्ज से पढ़ना है। ये देखिए यहाँ तक तो मैं डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, यहाँ तक तो हमने कर लिया डिफाइन इसको इतना। अब नेक्स्ट की बात है, यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट आपका ये 0 पर लाई कर रहा है, ऐसा ही है ना 0 पर, लेकिन जैसे ही हम इसकी न्यू लाइन पर देखते हैं यहाँ पर आकर तो ये आपका पॉइंट हाई पॉइंट कंसीडर किया जाता है। इसी तरह ये आपका लो पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो ये तो आपका हाई पॉइंट है। ऊपर के रिस्पेक्ट से नहीं देखना आपने इसको अलग ही देखना है। तो इसी तरह ये भी आपके 0 पॉइंट्स हैं, 0 पॉइंट है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर जो फर्स्ट था ये आपका 1 आ गया और नीचे यहाँ पर ये फॉल कर गया। ये आपने CS 302 था आई गेस, जिसके अंदर आपने सर्किट्स पढ़े थे, ये एनालॉग ट्रांसमिशन, डिजिटल ट्रांसमिशन, सिंक्रोनाइजेशन, इस तरह की चीज़ें आपने डिस्कस की थी। तो कोड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है लेसन 40। अ डिजिटल सिग्नल हैज़ 8 लेवल। आपके पास जो डिजिटल सिग्नल है उसके 8 लेवल्स हैं। हाउ मैनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल, तो आपने कैलकुलेट करनी है कि कितनी बिट्स हर लेवल के लिए ज़रूरी होंगी। इस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि नंबर ऑफ बिट पर लेवल आपके पास log 2L के बराबर होता है। अब देखें log 2 तो आपका कंसिस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन L की जगह क्या आ जाएगा, L की जगह नंबर ऑफ लेवल आ जाएंगे, और ऊपर कितने नंबर ऑफ लेवल कहा गया है, 8। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 8, और सिंपली आप अपने कंप्यूटर के कैलकुलेटर पर ये वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये 5 नंबर का लॉन्ग आता है। इसी तरह डिजिटल सिग्नल हैज़ 9 लेवल। डिजिटल सिग्नल के कितने लेवल हैं, 9 है, और आपने 8 की जगह 9 लगा देना है, तो उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर नो स्टूडेंट, आपके पास इसका आंसर 4 नहीं आता, बल्कि आपकी पॉइंट्स में आ जाता है, और जो आंसर पॉइंट्स में होता है वो आपका रियलिस्टिक नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जल्दी से पार्ट 2 भी देख लें ताकि आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाए। फ़ी अमानिल्लाह।